आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में अर्थोपार्जन सार्थक है। तो आज हम इस अनुभूति पर इसलिए चर्चा करेंगे कि हमारे सामने दो मुद्दे हैं, सामाजिकता और अर्थोपार्जन। इन दो मुद्दों में हमारी स्पष्टता होना और मानव व्यवहार दर्शन की जो अप्रोच है या बाबा जी जहां ध्यान दिलाना चाहते हैं, ऐसा अनुमान बनता है कि सामाजिकता और अर्थोपार्जन इसका एक लंबा समय का कॉन्फ्लिक्ट है। एक संघर्ष है, ऐतिहासिक संघर्ष है। और इस संघर्ष को किस तरह से उन्होंने हमें एड्रेस किया है, समाधान दिया है, यह ध्यान गया। इसलिए यह लगा कि इसकी भी हमें पूर्व कल्पना होना, इसकी पूर्व सूचना होना यह आवश्यक लगा। सामाजिकता से हमारा जो आशय है सामान्य रूप में हम सामाजिकता को समाज के आइडिया से देखते हैं कि हम समाज के आइडिया या कल्पना हमारे में होना और कोई सेवा, सामाजिकता का अर्थ कोई सेवा आदि आदि प्रकार से लेते हैं। और ये प्रत्येक मानव का सामाजिकता होना ऐसा आवश्यकता नहीं है। कोई समाज संगठन, शासन, गली मोहल्ले में, गांव में रहते हैं, इस प्रकार से सामाजिकता की एक कुछ छोटी मोटी अपनी कंसेप्ट है। और यहाँ पूरा कंसेप्ट ही सामाजिकता है, यह स्पष्ट रूप में समझ में आ रहा है। संपूर्ण मानव जीवन ही सामाजिकता का है, ऐसा यहाँ पर ध्यान जाता है। और मानव इकाई सामाजिक होना और इस सामाजिकता के आयाम, सामाजिकता का अर्थ मानव को सुस्पष्ट होना, यह
मानव सहज प्रयोजन इस अध्याय का एक सारांश के रूप में अभी हम बात कर सकते हैं। और इधर हम परिवार में जीते हैं। लगभग अब सभी लोग परिवार की पहचान में है। और परिवार का जो उदर निर्वाह है उस रूप में हमें अर्थोपार्जन का परिचय है। तब सामाजिकता का उस तरह से परिचय होना और अर्थोपार्जन का परिवार में रहते हुए परिचय होना, तो इस प्रकार से अर्थोपार्जन भी क्या चीज है यह भी एक समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिकता और अर्थोपार्जन ये दो मुद्दे यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। देखिए, प्रयास करते हैं आज कि सामाजिकता और अर्थोपार्जन ये दो क्रियाओं का संबंध होना और इस संबंध से हमें अखंडता, सामाजिकता ये मुद्दे स्पष्ट होना। तो पहला बिंदु है सामाजिकता से आवश्यकता। आवश्यकता से प्रयोग। तो प्रारंभिक चर्चा में जितनी भी हमारी जैसी भी आइडिया है उसी आइडिया से चलते हैं। यदि सामाजिकता हमें स्पष्ट है उस स्थिति में आवश्यकताएं बनती हैं। सामाजिकता अस्पष्ट है उस स्थिति में आवश्यकता बनती नहीं। तो सामाजिकता हमारी मानसिकता में है उस स्थिति में आवश्यकता निर्मित होती है। आवश्यकता की निर्मिति से हम प्रयोग एवं उत्पादन करते हैं। तो आवश्यकता से हम प्रयोग और उत्पादन करते हैं। प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन होता है। जो भी हमारा आज अर्थ का, भले ही पैसे क्यों ना हो, उससे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग, वो प्रयोजनशीलता। तो जो भी पैसे या धन हमको मिलता है उससे हम उपयोग, सदुपयोग, वो प्रयोजनशीलता, ये मुद्दे अब हमारे लिए समझने के मुद्दे हैं। उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, वो प्रयोजनशीलता क्या है। तो थोड़ी देर के लिए उपयोग हमारा वैयक्तिक स्तर पर होता है, सदुपयोग परिवार और परिवार के साथ में है, और प्रयोजनशीलता थोड़ी देर के लिए माने कि एक बड़े स्तर के लिए प्रयोजनशीलता है, जिसे यहाँ पर हम व्यवस्था कह सकते हैं। उपयोग, सदुपयोग, वो प्रयोजनशीलता से हमारी व्यवहारिकता होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जैसा हम अर्थ का या हमारे पैसों का कुछ उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं और प्रयोजनशीलता को पहचानते हैं, उससे हमारी व्यवहारिकता निकल के आती है। और ऐसी व्यवहारिकता से हमारा मानवीयता होने का प्रमाण, और मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता उसी अर्थ में जो पैसे कमाना है या अर्थोपार्जन है, वह सार्थक है।
यह समझ में आता है। जैसा आज की हमारी स्थिति है, जैसा भी आज के हमारे सामाजिकता की आवश्यकता, शब्द की जो भी अर्थ है, उपयोग का जैसा भी हमारा अर्थ है, इन अर्थों में एक चीज तो हमें स्पष्ट होता है कि एक आवश्यकता है, उस आवश्यकता से हम कुछ पैसे कमाते हैं और इन पैसे कमा करके फिर हम कुछ उसमें खर्च करते हैं और करने के बाद हमें कुछ उसमें कभी लगता है कि ये सार्थक खर्च हो गया, कभी लगता है ये बेकार खर्च हो गया। इस तरह से आज के हम सभी लोग जो भी कुछ पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, प्राय अभी सभी घरों में पैसा आता है और सभी लोग खर्च करते हैं। तो ये आज की स्थिति का एक छोटा मोटा हमारा वर्णन हो गया। अब हम इसकी डिटेल लेते हैं। परिभाषाएं दी हुई हैं, इन परिभाषाओं के डिटेल हम लेते हैं और धीरे से पुनः यही अनुभूति को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस अनुभूति का प्रयास में अब हमें सामाजिकता स्पष्ट होना, आवश्यकता स्पष्ट होना, प्रयोग स्पष्ट होना, उत्पादन स्पष्ट होना, अर्थोपार्जन स्पष्ट होना, उपयोग स्पष्ट होना, सदुपयोग स्पष्ट होना, प्रयोजनशीलता स्पष्ट होना, व्यवहारिकता स्पष्ट होना, मानवीयता स्पष्ट होना, अखंड सामाजिकता स्पष्ट होना। इतना कंसेप्ट है इसमें। अब हर मुद्दे का बाबा जी ने यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। तो यह परिभाषा हमको स्पष्ट होने से पुनः हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस अनुभूति में क्या आशय इंगित किया है, क्या अर्थ इंगित किया है और कैसा अर्थबोध मुझको होता है। इस प्रकार से देखते हैं। देखिए, अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन। अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या। तो अखंडता का मतलब है अखंडता और सार्वभौमता। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बार बार आएगा, आपको भी ध्यान गया होगा। अखंडता सार्वभौमता यही दृष्टि है। तो यदि आपको जीवन क्रियाओं की स्पष्टता हो तो हमारा जो चित्रण क्षेत्र है, उस चित्रण क्षेत्र में अखंडता और सार्वभौमता इस आशय के चित्रण होने लगते हैं या होने की आवश्यकता है। अखंडता और सार्वभौमता के चित्रण से यह अध्ययन, स्पष्टता, पठन, जीने के अभ्यास या यूं कहे साक्षात्कार के लिए यह पृष्ठभूमि बनता है। अखंडता और सार्वभौमता चित्रण के बिना न तो तर्क विकसित होता है, ना ही भाषा विकसित होती है, ना ही हमारी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन संभव है। तो प्रवृत्ति में परिवर्तन होना, उसके मूल में अखंडता सार्वभौमता सहज भाषा हमें स्पष्ट होना, उसका अर्थबोध होना और हमारे तुलन में जिसे हम न्याय, धर्म, सत्य यह होने की पहचान करते हैं, यही ये अखंडता सार्वभौमता सहज सूत्र हमारे मनन क्रिया में होना और उस तरह से साक्षात्कार की पृष्ठभूमि तैयार होना, यह महत्वपूर्ण सूत्र है। तो अखंडता और सार्वभौमता, यहां अखंडता कहते हैं अखंड समाज, यह हमारे चित्रण में आना। सार्वभौम व्यवस्था, यह हमारे चित्रण में आना।
तो अखंडता का सूत्र के जो मूल में समझ है, वह समझ संबंध की है। मानव मानव का संबंध की समझ अखंडता के मूल में है। तो हम एक 4 मुद्दों को पढ़े। एक, कर्म एक, जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, ईश्वर व्यापक, देवता अनेक। और 7 बिंदुओं में मानव का अध्ययन होना, मानव की क्षमता, पात्रता, योग्यता, इसे पहचान कर मानव मानव संबंध को हम पहचान पाना। आश्रित संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की भी बात थी। तो इस प्रकार हम सभी मानवों की संस्कृति में एकात्मकता होना, हमारी सभ्यताओं में भी एकात्मकता होना, इस प्रकार से अपना पराया का दीवाल खत्म हो जाना, यह मानव मानव संबंध के मूल में मुद्दा है। यह अखंडता, तो इसे कहते हैं, हम परिवार में पैदा होते हैं तो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जो सूत्र व्याख्या है, वह संबंध रूपी सूत्र व्याख्या है। तो आज हम भले ही देवघर के परिवार में हो या कहीं भी हो, मैं आज छोटी में हूं और कोई महाराष्ट्र के परिवार है, तो ये समस्त जो आज हमारी फीलिंग है, उदाहरण की छोटा सा कार्यक्रम ही मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे सम्मेलन होते हैं, कई आप में से जीवन विद्या सम्मेलन में गए होंगे, एक प्रभाव काम करता हुआ दिखता है, एक दूसरे को पहचानना सहज होता है। आप में से कई लोगों को हमने तो चेहरे से न देखे, न कभी आपके परिवार में हमारा आना हुआ है, ना हमारे परिवार में आपका आना हुआ है। बस 1-2 लोग छोटी आए हैं या कभी मुलाकात हुई है, कभी हमारी श्रीमती जी से किन्हीं का मुलाकात हुआ है, नहीं भी हुआ है, परंतु भाव रूप में आज जो हम एक दूसरे को पहचान कर पा रहे हैं, यह एक छोटा सा अखंडता का स्वरूप है, ऐसे हम देखते हैं। तो परिवार से विश्व परिवार तक के मानवों को हम मानव के रूप में पहचान पाना, यह संबंध की अखंडता है। और साथ में हम प्रकृति की इकाई है ही, तो इस प्रकार से हमारा सामाजिकता का फैलाव अखंडता के रूप में समझ में आता है। और यही अनुभूति, अखंडता की अनुभूति हमें होना, यह हमारा फल है। तो अखंडता इस तरह से जिसके मूल में संबंध है, यह स्पष्ट होता है। सार्वभौमता क्या है? सार्वभौमता के मूल में व्यवस्था है। तो अब स्वाभाविक है, एक परिवार के स्तर पर तो व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती, उसके आयाम स्पष्ट नहीं होते। कम से कम 10 परिवार, भले ही 10 परिवार ना हो, हम आप जहां रहते हैं ना, वहीं से देखना शुरू कर सकते हैं। पड़ोसी भी रहते हैं वहां पर, एक 10, 15, 20, 25 लोगों की कॉलोनी भी रहते हैं।
तो हम लोगों को बचपन से इस तरह का एक रहना पता है, जानकारी है, कुछ आइडिया है। आज तो हम भारत नाम के देश में संविधान सहज भारतीय नागरिक के रूप में हम अपने आप को पहचानते हैं। इतना तो है ही ना। मेरा ये कहने का आशय है, हम जंगल युग में अभी नहीं है कि हूं, अभी मेरा भी नहीं पता है। हम जंगल युग से काफी निकल आए, तमाम बीच में इतिहास चला गया और आज हम भारत देश के रूप में हम पहचानते हैं, अन्य देशों को हम पहचानते हैं। आज हम पूरे विश्व में एक विश्व कोई संगठन है उसके रूप में हम देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स को पहचानते हैं। ये सबका क्या मायना है? तो ये सबका एक व्यवस्था का मायना समझ में आता है। तो सार्वभौमता का मूल है व्यवस्था। तो जहां हम रहते हैं, आसपास पड़ोस में देखते हैं, तो व्यवस्था के सूत्र हमें इंगित होते रहते हैं, चाहे दुकान ही क्यों ना हो। यानी अभी हमारे परिवार को खाने पीने का सामान चाहिए, तो मिलता है कि नहीं मिलता है? यह सार्वभौमता का, व्यवस्था का एक संकेत देता है। हमें सब्जी भाजी लगती है खाने पीने के लिए, मिलती है कि नहीं मिलती? बीमार होते हैं तो आसपास हमारी बीमारी का ध्यान रखने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं? हमें पढ़ना होता है तो पढ़ाई के लिए कोई स्कूल है क्या आसपास? ये बात है। और फिर जीने खाने के लिए पैसे चाहिए, आजीविका की जरूरत है, तो ऐसा आजीविका का व्यवस्था है कि नहीं? इस प्रकार से तो जो व्यवस्थाएं मानव के रहने के लिए लगती हैं, यह व्यवस्थाएं सभी जगह होना, यह है सार्वभौमता। परिवार से विश्व परिवार तक। तो एक परिवार में ये समझ में नहीं आता, कम से कम 10 परिवार के साथ यह कुछ आयाम हमें समझ में आते हैं। इसे ही यहां पर ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के रूप में बाबा जी ने चित्रित किया है। तो आज अखंडता और सार्वभौमता, यह मुद्दे हमारे लिए भारी अड़चन के मुद्दे हो गए, अस्पष्ट हो गए। चाहिए तो दोनों, अखंडता भी चाहिए, उसके बिना तो हम काम ही नहीं कर पाते। भले ही पैसा मिलता हो, इतना तो समझ में आता है, पैसे से सब कुछ नहीं होता ना। पड़ोसी भी चाहिए ही रहते हैं, चहल पहल चाहिए रहती है, परिवार में संबंध भी होने होते हैं, उन संबंधों में खुशहाली तालमेल ये भी होना होता है। तो संबंध हमारी आवश्यकता है, सार्वभौम व्यवस्था भी हमारी आवश्यकता है। और ये दोनों मुद्दे आज अस्पष्ट है। तो अखंडता का अर्थ है, अखंडता और सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या रूप में मानव का प्रयोजन होना। तो अखंडता और सार्वभौमता यानी संबंध, और यह संबंध के अर्थ में व्यवस्थाएं सभी जगह, व्यवस्थाएं सुलभ होना,
इस तरह का सहज सूत्र व्याख्या मानव का प्रयोजन है। इस प्रकार से हम अखंडता को समझ पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान चला गया होगा। अब सामाजिकता क्या है? संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह सामाजिकता है। तब सामाजिकता की अब यहां से पहचान शुरू होती है। हम सभी मानव बचपन से लेकर आज जो भी आयु में है, हम सभी के देखिए कुछ संपर्क हैं, कुछ संबंध। तो संपर्क और संबंध ये है ही, हर मानव को ये लगा हुआ है। संपर्क है और संबंध है, इनमें जो निहित मूल्यों का निर्वाह है उसे हम सामाजिकता कहते हैं। बिना संपर्क के हम रह नहीं पाते, बिना संबंध के भी रह नहीं पाते। तो ये जो न रह पाना है यही अपेक्षा, यानी संपर्क है उसमें अपेक्षा है, संबंध है उसमें अपेक्षा है। तो संपर्क और संबंध, इसकी जो दार्शनिक समझ बाबा जी ने दी है उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन सामान्य रूप में यहां कोई भी मानव संपर्क विहीन नहीं है, कोई मानव संबंध विहीन नहीं है। इस प्रकार से संपर्क एवं संबंध में जो निहित मूल्यों का निर्वाह है यही सामाजिकता है। आवश्यकता, अब अगला मुद्दा है आवश्यकता। निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो समझदार परिवार में निर्धारित होता है, तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के अर्थ में है। तब यहां हमारा ध्यान जाता है निर्वाह के लिए समुचित साधन, यानी संपर्क और संबंध, इनका जो मूल्यों का निर्वाह है वह निर्वाह के लिए समुचित साधन तो यहां व्यावहारिक हो रहे हैं। संपर्क और संबंध में निहित मूल्यों की पहचान होना और यह निहित मूल्यों का पहचान का निर्वाह होना सामाजिकता है। और ऐसे निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। अभी यहां से एक सूक्ष्मता है, तो हमें निर्वाह स्पष्ट होना आवश्यक और ऐसे निर्वाह की तीव्र इच्छा यह आवश्यकता है। तो निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा की आवश्यकता है। इसको जांचना है। तो आवश्यकता समझदार परिवार में निश्चित होता है। तो संपर्क और संबंध का जो निर्वाह है, यह निर्वाह और ऐसे निर्वाह के लिए समझदार परिवार में आवश्यकताएं निश्चित होती हैं। अब हमारी चित्रण में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था या अखंडता और सार्वभौमिकता भी देखिए धीरे धीरे ये हमारी एक सहज स्थिति होने की ओर हम लोग हुए होंगे। जब कभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात आती है तो सामान्यतया यह एक समाज सेवा रूप में रिफ्लेक्ट होता है, जबकि संपर्क और संबंध हमारी प्रतिदिन की या पूरे शरीर यात्रा की ही आवश्यकता है। तब उसमें जो संपर्क और संबंध है, सामान्यतया यदि संपर्क और संबंधों में देखेंगे तो संबंध को हम जन्म संबंध
या रिश्तेदार, रिश्ते नाते यहां तक फैल जाता है। और संपर्क में जो जन्म संबंध में नहीं है उनके रूप में कुछ संपर्क हमारे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संपर्क और संबंध का अभी हमारा दायरा है। तो जो रिश्तेदार, नाते रिश्ते हैं, इन सभी का हमें लगता है कि ये सभी निर्वाह करने के लिए सबकी आवश्यकता है। जब हम अखंडता और सार्वभौमता इन मुद्दों को हम लेते हैं, तब हमें यह देखना है कि क्या इसकी सार्थकता हमें, या ये जो अखंडता है, क्या इसकी अनुभूति हमें स्पष्ट होती है। तब यहाँ ये ध्यान गया कि निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के अर्थ में है। यहां से थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शरीर पोषण, संरक्षण एक सूत्र मिला, और उसमें समाज गति के अर्थ में होना यह एक सूत्र मिला, और यह सब निर्वाह की तीव्र इच्छा, आवश्यकता के रूप में आया। तो पुनः हम लोग देखते हैं कि सामाजिकता से आवश्यकता, तो सामाजिकता के अर्थ अब हमें अखंडता और सार्वभौमता, उसमें संपर्क और संबंध, संपर्क और संबंध में निहित मूल्यों की समझ, उन मूल्यों के निर्वाह के लिए साधनों की आवश्यकता, और ऐसी तीव्र आवश्यकता जो कि समझदार परिवार निश्चित करते हैं, और यह शरीर पोषण, संरक्षण के अर्थ में, समाज गति के अर्थ में है। इस तरह से दिखता है। आगे समुचित साधन क्या है? मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृति पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। शरीर पोषण, संरक्षण व समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं समुचित साधन है। अब यहां पर समुचित साधन यानी जो समस्त साधन जिससे व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृति पूर्ण परंपरा के लिए प्रयुक्त जो भी आवश्यकीय साधन, उसको समुचित साधन संज्ञा दिया हुआ है। यानी कोई चीज को नकारा नहीं है, और यह जो समुचित साधन है उसका हमें स्पष्टता दिया, जो शरीर पोषण, संरक्षण वो समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं की पहचान समुचित साधन के रूप में होती है। इस पर 2-3 मुद्दों पर ध्यान जाता है कि हमारा परिवार का चित्र हम लोग देखते हैं। बहुत सारा साधन आज हमारे परिवार में है, और प्रत्येक साधन का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन हो पाना, प्रत्येक साधन शरीर के पोषण, संरक्षण वो समाज के लिए अर्पित समर्पित हो पाना, यह ध्यान जाता है। मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन को संतुलित, कल जैसे बात किया था, व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन संतुलित होना, समृद्ध होना और जागृतिपूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त होना, यह मुद्दे अब समझ में आ रहे हैं। इस प्रकार से समुचित साधन का कंसेप्ट हमें क्लियर होता है। तो समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक, यह स्पष्ट है। तो 3 मुद्दे आए, मानव मानव परस्परता में व्यवहार, प्रयोग एवं उत्पादन। अब यहां पर आगे प्रयोग एवं उत्पादन को भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से व्यवहार और उत्पादन का संतुलन, की समृद्धि और जागृतिपूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए साधनों का, समुचित साधनों का उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन सिद्ध होना।
छोटी सी बात यहां पर कर सकता हूं कि इतना समझ में आने के बाद, यानी सामाजिकता और समुचित साधन, ये स्पष्ट होने पर देखिए अधिकार स्वयं स्फूर्त होता है। तब पुनः एक बार हम लेखकीय में स्मरण करते हैं। यहाँ पर स्वत्व है मानव परस्परता में व्यवहार, पर यहाँ पर स्वखंड संभव, और जो संपत्तिकरण है उसको यहाँ पर समृद्धि के रूप में देखा है। तो जो मानव में उत्कट भाव स्वत्व और संपत्ति का विस्तार, तो इस विस्तार को यहाँ पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में विलय हो गया। और इस प्रकार से जो समुचित साधन है, उन साधनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भयात्मक या संरक्षणात्मक कोई मुद्दा नहीं होता है। तो इस प्रकार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यह हमें सुस्पष्ट होने से समुचित साधन, उस साधन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, उस समझ है, यह सुस्पष्ट होने से एक स्वायत्तता की भाव अपने आप ही अपने मानसिकता में समझ रूप में आने लगता है। तो यह खुला होने से, जो स्वतंत्रता और स्वराज्य की भी आपने शब्द सुने होंगे, तो सामाजिकता और समुचित साधन, यह स्पष्ट होने से स्वत्व और संपत्तिकरण का जो विस्तार है, वह गुरु मूल्य इसमें समझ में आने से इन भावों को, जो अमानवीयता प्रकट होता रहता है, इस अमानवीयता को इस प्रकार से मानवीय भाव प्रकट होकर और जागृतिपूर्ण प्रमाण परंपरा, यही कहलाता है। इस तरह से कुछ स्पष्टता अपन इंगित कर सकते हैं। अब आगे प्रयोग, उत्पादन, अर्थोपार्जन, ये मुद्दे समझते हैं। तो इसलिए सामाजिकता से आवश्यकता और आवश्यकता से अर्थोपार्जन। तो प्रयोग मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। तो यहां प्रयोग होना एक आवश्यक क्रिया के रूप में समझ में आया। अब हम आज की प्रचलित स्थिति में देखते हैं, कितने परिवारों में प्रयोग होता है कि नहीं? तो अब ये प्रयोग की स्थिति नहीं है, और यही जो इसका जो जगह ले लिया, जिसे नौकरी और व्यापार कहते हैं। तो नौकरी और व्यापार की जो स्थिति है, यह स्थिति से दिखता है कि पैसे जरूर आते हैं, परंतु फिर उसकी सार्थकता यह एक स्वतंत्रता और स्वराज्य के रूप में समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें जो प्रयोग का जो श्रृंखला है, वह आज नहीं है। केवल पैसा है, केवल सुविधा है। तो प्रचलित जो वर्तमान मानव परंपरा है, उसमें न तो संबंध की कड़ी है, ना ही कोई व्यवस्था की कड़ी है। तो इस तरह से प्रयोग से हम देखना शुरू करते हैं। तो सामाजिकता और समुचित साधन, इसकी स्पष्टता होने से प्रयोग की मानसिकता तैयार होती है, क्योंकि प्रयोग, उत्पादन, ये दोनों अंतर संबंधित है। लिखा है, मानव की आवश्यकता के रूप में
प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रमोनियोजन पूर्वक उपयोगिता मूल्य व कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयासी प्रयोग है। तो इस पर आप सबका ध्यान गया होगा, मेरा भी ध्यान गया है। तब जब जहां प्रयोग हम शुरू करते हैं वहां हमें व्यवस्था का स्पष्ट होना आवश्यक है। परिवार स्वराज्य व्यवस्था, इसे सार्वभौमिकता के 5 आयाम, उसमें यह प्रयोग हमें स्पष्ट होता है। आगे इन प्रयोगों में सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है। तो यह जो प्रयोग है, इस प्रयोग को अपनी चित्रण में सुलभ होने के लिए आहार, आवास और अलंकार, ये 3 मुद्दे उसको सोच सकते हैं, इनका प्रयोग हो सकता है। और ये तो सामान्य रूप में आ ही जाता है कि जो भी आज वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पहले प्रयोग हुआ है और तभी जाकर के उसका कोई उत्पादन बना है। और यह सारा उत्पादन एक अव्यवस्थित है, इसलिए उस उत्पादन के वितरण में परेशानियां हैं। बस एक स्टैटिस्टिकल आपको दे दूं कि टोटल प्रोडक्शन जो विश्व का है उसमें केवल 20% लोग उत्पादन करते हैं, 80% लोग उपभोग करते हैं। तो जिस संस्कृति की हम लोग बात कर रहे थे, लोग कहते भी हैं, आप जांच भी सकते हैं, आप जांच भी सकते हैं, उपभोक्ता संस्कृति है, प्रयोग की संस्कृति नहीं है, उत्पादन की संस्कृति नहीं दिखती, उपभोक्ता की संस्कृति है। उपभोग करना समझ में आ रहा है। तो 20% लोग मात्र उत्पादन करते हैं और अनाज के बारे में ही बात करें तो ये जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता के भी एनालिसिस आ गई है, भरपूर एनालिसिस तो आया है, परंतु इस एनालिसिस का कोई आधारभूत तथ्य नहीं मिलने से ये एनालिसिस बस एनालिसिस है। समस्याओं के विश्लेषण खूब मिलेंगे आपको। तो क्या विश्लेषण दिए हैं? देयर आर मैनिपुलेटिंग नीड्स, उसको डिमांड कहते हैं, और देयर आर जेन्युइन नीड्स। तो आवश्यकता में जेन्युइन कौन सी है और मैनिपुलेटिंग कौन सी है? तो ऐसा कहते हैं कि जितना बाजार सजा हुआ है ये सारा मैनिपुलेटिंग नीड है, यानी हमें बताया जाता है कि ये आपकी आवश्यकता है और वो सारी फाल्स है, इसलिए उसमें एक क्षणिक सुख है। तो ऐसे मैनिपुलेटिंग नीड्स को क्रिएट किया जाता है, उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। तो परिवार में हम देखते हैं कि जितना डिमांडिंग कार्यक्रम है उससे ही आदमी थकता है। आज जो हमारे लिए आवश्यक है, जो सही है, जो सच्चाई है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शायद हम लोग आराम में रहते हैं, परंतु ये जो डिमांड आता है उसे हम थकते हैं और ये खत्म नहीं होता और बढ़ता जाता है। जितना भी लाओ कम ही लगता है। ये क्या चीज है? अच्छा, बहुत हमने सोचा थोड़ी ना है किसी डिमांड के लिए। एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार, वही हमारी डिमांड तय करता है। तब हमें मजबूरी में कहना पड़ता है, भाई परिचय शिविर में मेरा रिमोट दूसरे के हाथ में, दूसरे ने गाड़ी खरीद ली तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, दूसरे ने साड़ी खरीद ली तो मुझे भी साड़ी चाहिए, दूसरे का कुर्ता बोले क्या सफेद है ही पहले से नहीं, लेकिन वो वैसा सफेद चाहिए। सारा डिमांड लगभग करता है। और बाजार का अध्ययन करेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये बाजार क्या चीज है,
में आया, समझ में आया, देख लीजिए। अब ये पूरा यदि इस अनुभूति को पकड़ में आते हैं, एकदम अर्थशास्त्र समझ में आता है हमको। आवश्यकता अर्थशास्त्र में आया, पर वो डिमांड के रूप में चला गया, उसमें सामाजिक थी। यदि आज हमारे आपकी जैसी हमारी उसमें सामाजिकता स्पष्ट होने से परिवार का अर्थशास्त्र समझ और हमें समझ में आ रहा है कि हम कैसे सारा तो इस प्रकार से नीड और डिमांड में अंतर कर पाना। ज्यादातर मुद्दे हमारे डिमांड में फंसे हुए हैं। जहां नीड की बात आती है, जो आवश्यकता की बात आती है, शरीर पोषण संरक्षण के लिए आवश्यकता की बात आती है, हमें लगेगा ये व्यवस्था या ये जो सार्वभौम व्यवस्था कह रहे, अखंड समाज कह रहे हैं, ये हो सकता है, इसकी संभावना है, इट इज पॉसिबल। हम इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जी सकते हैं। उस स्थिति में प्रयोग का मन करता है। भैया एक छोटा सा इसमें एक प्रश्न उभर रहा है मेरे मन में। बताएं। हेलो भैया, ये जो प्रयोग है तो आप बोले कि 5 आयाम में ही मतलब ये हमारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक जो है ना उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य को स्थापित करने हेतु सफल होने तक प्रयास है। उसमें एक आयाम हमको समझ में नहीं आ रहा, नॉक कर रहा था बहुत देर से। शिक्षा संस्कार जो है, तो शिक्षा संस्कार में मानसिक पक्ष ज्यादा हमारा प्रबल हो जाता है, तो फिर श्रम जो है वो मतलब उसको कैसे देखेंगे भैया? उसमें उसमें श्रम नियोजन हमारा किस प्रकार होता है? तो जैसे हमारा व्यवहारिक पक्ष उसमें ज्यादा हो जाता है मानसिक रूप से, तो शारीरिक पक्ष हमारा थोड़ा सा सबल उसमें हो नहीं पाता है उतना, तो उसको हम भैया कैसे प्रयोग के तौर पे देखेंगे इसमें? इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। बढ़िया 5 आयाम करते हैं तो फिर मान लीजिए शिक्षा संस्कार एक आयाम है उसमें, तो उसमें भैया कैसे देखेंगे इसको? थोड़ा सा हमारा से पहुंचा भैया? हाँ हाँ, मुद्दा पहुंच गया। अभी अभी जो प्रयोग है ना, यह प्रयोग उत्पादन के अर्थ में दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रयोग